अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हुकूमत की तश्कील के लिए जो जमहूरी अमल है, जो मराहिल हैं, वो हम देख रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता तय होते नज़र आ रहे हैं। आज आपने ये भी देखा कि सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी आज जमा कराए गए हैं। अपोजिशन जमातों ने महमूद अचकजई साहब, जबकि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें और हुकूमत के जो उम्मीदवार हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं। ये इंतखाब भी अहमियत का हामिल है। इसी तरह से कल जब असम्बली बुलाई गई है, कौमी असम्बली, तो उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म का इंतखाब करना है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि मुश्तरका उम्मीदवार हैं हुकूमत के इत्तेहादी, जिन्होंने तश्कील देनी है हुकूमत को, उन तमाम इत्तेहादी जमातों के, और जो अपोजिशन में बैठी सियासी जमातें हैं उनके उम्मीदवार उमर अयूब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इसी तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो सीएम हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने अपना हलफ भी ले लिया है। ये जो एक जमहूरी अमल है, जो स्मूथ ट्रांजिशन होती है एक इलेक्टेड हुकूमत से दूसरे इलेक्टेड हुकूमत तक, बीच में एक केयर टेकर का पूरा निज़ाम जो है वो वज़ा किया गया है। इस मरतबा के केयर टेकर सेटअप में हमने देखा कि कुछ ज़रा ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे और बताया यही गया था कि मुआशी जो मसाइल हैं, जो स्टैंड बाई अग्रीमेंट है, उस पर अमल दरामद के लिए, SIFC के मामलात के लिए जो खुसूसी इख्तियार हैं वो थोड़े ज़्यादा दिए गए थे, यानी कि निगरां काबीना को और निगरां हुकूमत को। अब क्योंकि निगरां हुकूमत का वक्त ऑल पर है, हमने सोचा कि क्यों ना इनवाइट करें निगरां हुकूमत के तर्जुमान जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब को, जो कि निगरां वज़ीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस पूरे निगरां सेटअप में हुई, जिस पर कड़ी तनकीद भी की गई, और दूसरी जानिब कुछ एक एक्सपीरियंस भी होगा जो कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने देखा। सुलंगी साहब, एक जमहूरी प्रोसेस ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं वो कंप्लीट होने को है, और निगरां हुकूमत में बड़े मुश्किल फैसले भी लिए हैं। आप समझते हैं कि जो मैंडेट दिया गया था बड़े इंसाफ के साथ इस निगरां हुकूमत ने उस पर अमल दरामद करते हुए बिल्कुल सही इस पर अमल किया है? लाइक देयर आर नो कंप्लेन्स, यू वुड से, कि हर चीज जो हुई है वो अकॉर्डिंग टू द मैंडेट हुई है। देखिए, छोटी मोटी शिकायतें जो हैं वो तो हर दफ़ा होती हैं, और अगर वो ना हो तो वो अमल जो है वो मामूल का अमल ना हो। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है वो इसी का नाम है कि उसके अंदर मुसलसल सौदेबाजी हो रही होती है, शिकवे शिकायतें हो रही होती हैं, कुछ चीज़ों की तारीफ़ हो रही होती है, कुछ चीज़ों पर तनकीद हो रही होती है। लेकिन आप अगर याद करें कि 17 अगस्त 2023 को जब निगरान हुकूमत ने हल्फ लिया और मेरा जो पहला आपसे राब्ता था या इंटरव्यू था, उससे लेकर तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो मेरी बात रही है वो दो नुकात पर रही है। नंबर एक, इलेक्शन कमीशन जो वाहिद आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन का इनकाद करने का जी, उनकी तमाम ज़रूरियात हम पूरी करेंगे। और दूसरा वादा ये था कि मुल्क जिस हालत में हमें मिला है उससे बेहतर हालत में अगली मुंतखब हुकूमत के हवाले कर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इन दोनों वादों पर हम पूरा उतरे। बेहतर हालत में को थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा सुलंगी साहब कि क्या बेहतरी आई है। जी, इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आए हैं दे हैव डिप्ड, व्हिच इज ऑफ कोर्स एन अचीवमेंट, लेकिन जो इकोनॉमी का पहिया है एज सच आप ये तो नहीं कह सकते कि इकोनॉमी जो है वो बड़ा बूस्ट मिला, क्योंकि SIFC बनी ज़रूर, पिछली PDM की गवर्नमेंट ने बनाई, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं अभी तक। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम समझते थे निगरान हुकूमत करेगी, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, वो भी बिल्कुल एंड तक आप कह लें कि चलें, आप कहते हैं कि 98% कंप्लीट हुआ, बट हुआ नहीं निगरान हुकूमत से भी। देखें, बात यह है कि अगर आप इसको इस हवाले से देखें कि मईशत की जो सिमत है वो दुरुस्त हुई, मईशत में इस्तेहकाम आया, अफराते ज़र में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, स्टॉक मार्केट
ने एक ऐसी नफसियाती हद उबूर की जो मुंतखब हुकूमतों के दौरान भी नहीं रही। 17 अगस्त 2023 को जब हमारी काबीना ने हल्फ उठाया जी, उस दिन 350 से लेकर 400 रुपए का डॉलर मिल रहा था और अफवाहें ये थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और ये डॉलर 500 से ऊपर चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कई महीनों से कि जो डॉलर और रुपए का जो तवाजुन है वो 280 या उसके नीचे ही है। ये एक इस्तेहकाम है मार्केट का भी। जो दरामद कुनंदगान हैं, जो बरामद कुनंदगान हैं, उन सब के लिए ये इत्मीनान की बात है। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हुआ जैसा कि खदशे जाहिर किए जा रहे थे। मैं अब आपसे सोलंकी साहब पूछना चाहूंगी उन बातों पे कि जिन पे बड़ी बहस होती है, जैसे कि पाकिस्तान में असल में तो इख्तियारात की जंग है और जितनी भी हुकूमतें आई हैं, और अब आपने क्योंकि हुकूमत को, वजीर आजम के ऑफिस को, काबीना को इतना क्लोजली वॉच किया है, क्या आप आज कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम होता है वो बाइख्तियार होता है और वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल आइन और कानून के तहत बड़े आराम से कर लेता है, उसमें कहीं से मदाखलत नहीं होती? देखें, जो मुतलिक आज़ादी है और मुतलिक अख्तियार है वो कहीं भी नहीं होता। आपका अख्तियार हमेशा महदूद होता है हालात के पेश नज़र, चाहे वो मुल्की हों, चाहे वो इलाकाई हों, चाहे बैनुल अक़वामी हों। ये दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत मरबूत है, जुड़ी हुई है और बहुत सारे अवामिल हैं जो कि आपकी आज़ादी को महदूद करते हैं। तो मुतलिक आज़ादी कभी भी किसी भी हुकूमत को हासिल नहीं रही, सही, और न कभी होगी। सर मैं I'll make it very लेकिन simple. जो जमहूरियत की जो I'll make it very simple. एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल हमेशा वज़राए आज़म उनके तर्ज हुकूमत के अंदर रहा है। क्या निगरान सेटअप के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल था? वर दे गिविंग डायरेक्शंस? जी, मुझे तो कोई डायरेक्शंस नहीं मिली, लेकिन जो वफाकी काबीना और वजीर आज़म हैं वो उस मारूजी सूरत हाल में ऑपरेट करते हैं। जो ताकत उनके पास है, जो अख्तियार उनके पास है, जो मुश्किलात हैं, वो उन सबको सामने रखते ही फैसला साजी होती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आप जो है वो नाक के सीध में चलते हों। आप बहुत सारी चीज़ों को सामने रखकर फैसला करते हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुतलिक बाअख्तियार हुकूमत कोई भी नहीं होती। नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ तो एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल रहता है। अभी भी इलेक्शन के बाद भी आप देखें कि बहुत सारी सियासी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, उस मैनेजमेंट का जिक्र कर रही हैं, लेकिन आप कहते हैं कि कम अज़ कम आपने नहीं देखा कि कहीं से एस्टैब्लिशमेंट का कोई मदाखलत रही हो इस पूरे निगरान सेटअप के अंदर, राइट? देखें, आप बहुत एक उमूमी एक सूरत हाल बयान कर रही हैं। आप तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रही हैं। किसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अली अमीन गंडापुर कैसे वज़ीर आला बन गए हैं? कैसे उनको एक मुतलिक जो है वो अक्सरियत मिल गई है? ये कैसे मुमकिन हुआ है? ये कैसे हुआ है कि राना सनाउल्लाह जो है और जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, साद रफ़ीक, ये कैसे आउट हो गए? और मौलाना फजलुर रहमान को भी है ना? मौलाना शिकायत कर रहे हैं, मौलाना शिकायत कर रहे हैं कि जो उनका रिवायती जो गढ़ था वहां पर जो है वो उनके साथ धांधली हुई है। तो वहां तो जीती है पीटीआई, जिनके साथ अभी वो बगलगीर हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो हर दौर में बयान किए जाते हैं, शिकायत भी होती है, लेकिन ठंडे दिल से सोचने की बात है। जो जमहूरियत की जो असल ताकत है वो ये है कि ये सियासी जमातें अवाम के अंदर उनकी तंजीम कितनी है और ख़ुद उन जमातों के अंदर जमहूरियत कितनी है, उससे जो है वो अख्तियार आप हासिल करते हैं। अच्छा, अगर अशराफिया की जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं कि वो मुतलक होगी और उनके पास अख्तियार होगा, वो नहीं होने वाला। अच्छा, तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो तनकीद बनी, जिसका आप कई दफ़ा जवाब भी देते आए, और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से बनी, ज़्यादा पीटीआई की जानिब से, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, जिस पर आपने कहा अदालतें भी हैं, मीडिया भी आज़ाद है,
लेकिन निगरान हुकूमत ने बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर अपने कान नहीं धरे कि उन्होंने ना जलसे कर सके, ना उनको इजाज़तें मिली जब उन्होंने इजाज़त मांगी भी। इसकी क्या वजह है कि व्हाई वाज दैट बायस टुवर्ड्स पीटीआई? देखें, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, तो आप बता दें कि आपने या आपके चैनल ने और प्राइवेट मीडिया ने लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी पीटीआई को? आप खुद बता दें। हमने आपसे कहा कभी कि आप पीटीआई को ब्लैकआउट करें? मेरे दफ्तर से, मेरे ऑफिस से, वजारत इत्तलात व नशरियात से कभी आपको कोई इस तरह की हिदायत मिली? नहीं, जहां तक जो मीडिया पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जलसे जुलूस हम तो करते रहे, हमने तो जितनी रिप्रेजेंटेशन थी, जिसकी इजाजत थी, वो हम लेते रहे। मैं बात कर रही हूँ कि जब उन्होंने कहा कि इलेक्शनियरिंग में उनको इजाजत नहीं मिली, आपने कहाँ देखे कि उनके जलसे उसी शद्दोमत के साथ हो रहे हैं जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किए, जैसे कि PMLN ने किए या दीगर जमातों ने किए? लेट्स बी फेयर, उनको इजाजत नहीं मिली। पीटीआई के जलसे कराना और कॉर्नर मीटिंग्स कराना मेरे मैंडेट में शामिल नहीं था, न मेरी ऐसी कोई जिम्मेदारी थी, न वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी थी, न ये निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जो जहां पर उनको कोई मुश्किलात पेश आई हैं, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आई हैं या सूबाई हुकूमत की तरफ से आई हैं, उस हवाले से वो ज़िला इंतज़ामिया, वो सूबाई हुकूमत उसका जवाब दे सकती है। मुख्तलिफ हालात में कई जगहों पर उनका ये कहना था कि जी उन्होंने इजाज़त नहीं मांगी और उस वजह से ऐसा हुआ। खुद पीटीआई का जो एक पुरतशद्दुद जो रवैया रहा है और मैं न मानूं वाला जो रवैया रहा है, उसकी वजह से भी उनको मुश्किलात हुई हैं। बहुत सारे उनके लोग रूपोश थे, अगर उनको इजाज़त मिलती तब भी वो बाहर नहीं आ सकते थे। अभी भी, आज भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके बहुत सारे लोग रूपोश हैं। अब उन पर अगर केसेस बने हैं 9 मई के, तो उन्होंने कुछ किया है तभी वो केसेस बने हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता और बिल्कुल मासूम होते तो जाहिर है कोई केसेस नहीं बनने होते उन पर। आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई सर। और आपकी जो काबीना है, जो निगरान हुकूमत, उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी थी 9 मई के हवाले से, जिन्होंने मास्टरमाइंड सहूलतकारों के हवाले से तहकीकात भी करनी थी, रिकमेंडेशंस भी देनी थी, 14 दिन में रिपोर्ट देनी थी। वो कहाँ गई? वो तो नजर नहीं आई कहीं। वो कल जब कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएंगे और परसों जब वजीर आज़म अपना हल्फ ले लेंगे तो वो हम उनके हवाले कर देंगे। यानी वो 14 दिन तो एक्सीड कर गए। कई दफ़ा चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हालात की वजह से मखसूस मुद्दत में मुमकिन नहीं होती। तो ये एक कोई गैर मामूली बात नहीं है। अच्छा। जो मसाइल हमें दरपेश थे, जो मुश्किलात थीं, जो चैलेंजेस थे, उसमें हर टारगेट को उसी तारीख और घंटे में हासिल करना मुमकिन नहीं होता। सर, तो फिर मास्टरमाइंड 9 मई का कौन निकला? जो हमारी सिफारिशात हैं वो जब सामने आएंगी तो उसकी रोशनी में अगली हुकूमत क्या करती है वो आपको बताएंगे कि कौन मास्टरमाइंड था। लेकिन केसेस पहले से मौजूद हैं, तफ्तीश हुई है, कुछ को सजाएं भी मिलने वाली हैं या मिलेंगी, तो ये अदालतें फैसले करेंगी। ये जो कमीशन थी वो एक बहुत ब्रॉड एक तज्जिया करने के लिए था कि जी ये जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई मुल्क की सतह पे, गैर मुल्क की सतह पे कोई मुनज़्ज़म साजिश थी, इनफरादी अमल था, कोई ग्रोह इसमें अमल था, या बाहर से उनको कोई सपोर्ट थी। तो उस हवाले से सिफारिशात करने के लिए था। ये कोई जज ज्यूरी नहीं थी, न हमने किसी को तलब करना था, न हमने किसी को सजा देनी थी। लोग जानना चाहते हैं भाई, 9 मई का इतना जिक्र है तो हमें भी पता चले कि आखिर मास्टरमाइंड का कुछ पता चला, क्योंकि वैसे तो बज़ाहिर सब इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी जमात पर लगाते हैं, कोई शवाहिद मिले हों, कुछ पता चला हो। एवरीबडी वुड लाइक टू नो इट। जी, आपकी ये ख्वाहिश जल्द पूरी होगी इंशाल्लाह। मुझे ऐसा क्यों, चलिए अगर आप इसे अभी गुप्त रखना चाहते हैं तो बेशक रखिए। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस है मुर्तजा सुलंगी साहब, निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात और पार्लिमानी उमूर। सुलंगी साहब, दूसरी तनकीद जिसका आपने कई बार जवाब दिया, लेकिन जानना चाहते हैं लोग, क्योंकि निगरान हुकूमत के दौर में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस फॉर्मली नोन एज ट्विटर और वैसे अब एक्स कहलाता है, उसकी जो बंदिश की गई, उसके पीछे क्या काबीना ने ये डिसीजन लिया था मुर्तजा सुलंगी साहब? वाज इट लाइक रियली थॉरली डिस्कस्ड बिफोर दिस वाज शट? काबीना के अंदर किसी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी के हवाले से कोई बहस नहीं हुई, न कोई फैसला हुआ। ठीक, तो लेकिन ये बस बंद कर दिया गया और आपको भी बंद होने के बाद पता चला, बिकॉज आपने कई जगह कहा है कि आपने तो नहीं किया बंद। जी, मैं अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हूँ और उसकी वजूहात टेक्निकल हैं, क्या हैं, बेहतर होगा कि आप चेयरमैन पीटीए से पूछ लें। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स चेयरमैन पीटीए से तो की बात अलग है, लेकिन मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ मुर्तजा सुलंगी साहब, आप भी जाहिर है इवन बिफोर यू बिकेम द मिनिस्टर आप भी उसका इस्तेमाल करते आए हैं, इस प्लेटफॉर्म का। काकड़ साहब जो कि हमारे निगरान वजीर आज़म हैं, वो भी इस्तेमाल करते आए हैं। तो मुझे ये ताज्जुब होता है कि कैसे वजीर आज़म और हुकूमत का तर्जुमान, इनको कुछ मालूम नहीं कि किसने बंद किया और क्यों बंद किया। देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड इट। जी, मैंने यही कहा कि ऐन मुमकिन है कि उसकी वजूहात तकनीकी हों या कोई और वजूहात हों, लेकिन मैंने आपसे यही कहा कि बेहतर होगा कि जो जिम्मेदार हैं उनसे आप बात करें। नहीं, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन इसलिए ये जो आपका माजरत के साथ ये जवाब हज़म नहीं होता सुलंगी साहब, कि लोग पूछते हैं कि मतलब यू नो वेयर समबडी, जो कि पूरी दुनिया के अंदर पता चल रहा है कि जी एक्स इनकियाँ जो है वो ख़त्म बंद है, लेकिन निगरान हुकूमत को नहीं पता। ना वज़ीर आज़म इसका जवाब दे रहे हैं, ना निगरान हुकूमत के तर्जुमान बता रहे, वो कहते हैं हम चेयरमैन पीटीए से पूछ लें। तो आप लोगों की अपनी भी तो इंक्वायरी होगी ना कि क्या वजह है। वज़ारत इत्तलात ने इस हवाले से कोई इंक्वायरी नहीं की, और अगर किसी को कोई चीज़ हज़म नहीं हो रही तो बेहतर होगा कि आप हाजमे के लिए बेहतर इंतजाम करें। सुलंगी साहब, I so wish, okay, we are going to be speaking next week इंशाल्लाह, जब ये ट्रांसफर ऑफ पावर होगा उसके बाद ये वाली चीज़ हम आपसे ज़रूर पूछ के इसका जवाब लेंगे। ये मुझे बताइए कि असद तूर के हवाले से भी इस वक्त आपने देखा तमाम सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। ये हमने इलेक्टेड हुकूमतों में तो देखा है कि चंद सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है जो हुकूमती बेंचेस की पर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हों या नहीं उनके साथ अलाइंड हों, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन निगरान सेटअप में भी ये हो रहा है। तो ये जायज़ है इस तरह की गिरफ्तारियां? आप खुद भी सहाफ़ी रहे हैं सर। देखें, हमारे अक्सर जो एंकर्स और ओपिनियन मेकर्स और कुछ सहाफ़ी जो है वो चीज़ों को जनरलाइज बहुत करते हैं, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि तमाम सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। कुछ सहाफ़ी ज़रूर एहतजाज कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं वो भी तनकीद भी कर रहे हैं असद तूर साहब पे कि जो उनका तर्ज़ सहाफ़त है वो उसकी पैरवी नहीं करते और उसको अच्छा नहीं समझते। तो इसको बयान करना भी मेरे ख्याल में आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जी उनकी गिरफ़्तारी हुई है, ये दुरुस्त है, बिल्कुल उनकी गिरफ़्तारी हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ जो कि इमरान खान की सरकार में जिस तरीके से उनको पकड़कर उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उनकी जो गिरफ्तारी है 24 घंटे के अंदर मुल्क का जो कानून है उसके तहत उनको अदालत में पेश किया गया, और जो रिमांड मिला है वो अदालत ने दिया है, वो हुकूमत ने 5 दिनों के लिए उनको FIA के हवाले नहीं किया। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो गैर कानूनी हो। अलबत्ता जी अगर वो भूख हड़ताल पे हैं या कुछ है, वो उनका इनफरादी अमल है। अगर हर आदमी जो रिमांड पर है वो भूख हड़ताल करे तो उन तमाम लोगों को आप इसलिए रिहा कर देंगे कि वो भूख हड़ताल पर हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई ख़राबी होती है तो हुकूमत और FIA जिम्मेदार है कि उनको इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करे, और मुझे यकीन है कि उसका उन्होंने इंतज़ाम किया होगा। तो आप ये समझते हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है, क्योंकि कानून के मुताबिक आपने बताया की गई है, यानी कि जो भी वो जिस तरह भी परफॉर्म कर रहे थे वो काबिल एतराज़ के ज़ुमरे में आ रहा था?
FIA के मुताबिक वो काबिल एतराज़ था और अदालत ने इसकी मंजूरी दी है कि आप उनको रिमांड में रखें। सही, ये कानून निगरान हुकूमत ने नहीं बनाया। अच्छा मुर्तजा सोलंकी, आपके इल्म में है कि जब ये पीका कानून बन रहा था तो उस पर बहुत सारे एतराज हुए, लेकिन अब वो लॉ ऑफ द लैंड है। अगर किसी को एतराज है इस कानून पर तो अब मुंतखब पार्लियामान वजूद में आ गई है, आप इस कानून को खत्म कर दें, FIA गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अच्छा मुर्तजा सोलंकी साहब, क्योंकि अब ट्रांजिशन ऑफ पावर होने को है, हम आपको कहाँ देखें? अब कुछ चंद दिनों बाद हम बतौर सहाफ़ी मुर्तजा सोलंकी साहब से बात कर रहे होंगे या सियासत को आप ऑप्ट करेंगे? आप अनकरीब मुर्तजा सोलंकी से ही बात कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब। वेलकम बैक। आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज किया, लाहौर में पकड़ दकड़ हुई, लोगों को हिरासत में लिया गया। ये मामलात कब तक चलेंगे? दूसरी जानिब जो हुकूमत में इत्तेहादी जमातें बैठने जा रही हैं, गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो कि पार्लियामान में हमने माहौल देखा, उससे लगता है कि आगे जो हालात हैं वो ज़रा मुश्किल ही होंगे। ज़रा बात करते हैं इस पे। इन फोकस हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, मेंबर कौमी असम्बली, सीनियर कानूनदान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि ये जो 2 दिनों में पार्लियामान का मूड हमने देखा है, जिसमें आप लोगों की भी बड़ी धुआंधार तकारीर हुई, अब आप मैंडेट चोरी का बार बार कह रहे हैं, डाका डाला गया ये कह रहे हैं, असेंबली चलने नहीं दी जाएगी, इस पर बड़ी बात हो रही है, तो ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी अगर ये मामलात इसी तरह से चलते रहे? देखिए, हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि खुदारा जमहूर को, यानी आइन में अगर रियासत की तारीफ़ है आर्टिकल 7 में, तो वो मुंतखब ऐवानों पर मुहित है और उनसे मुतरश्शिह होने वाली हुकूमतें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट असम्बली हो, चाहे सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत हो, चाहे पार्लियामान और वफाकी हुकूमत हो। तो ये रियासत अवाम ही पर मुहित है, यानी उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए उनका हक है असम्बली में भेजने का, पार्लियामान में भेजने का, और उससे उन्हीं में से फिर हुकूमत के जो है ओहदों पर भी, यानी हक हुक्मरानी भी उन्हीं को हक हासिल होगा। हमारा ये मौक़िफ़ है कि देखें, आपने हमारे 180 हमारे MNAs जो हैं वो मुंतखब हो चुके अवामी मैंडेट के हिसाब से। और वो जो फॉर्म 45 होता है, ये अब मैं मसलन जहां से लड़ा हूं 360 पोलिंग स्टेशन थे NA 122 में, बिल्कुल 360 जो पोलिंग स्टेशन पर जब पोलिंग खत्म हो जाती है, वोट देना का वक्त खत्म हो जाता है, तो फिर वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो नतीजा मुरतब करता है पोलिंग, यानी आपके एजेंट्स की मौजूदगी में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स। बिल्कुल, ये तो आप खोसा साहब, आप लोगों ने काउंट जो है, हाँ, आप लोगों ने वैसे तो ये पूरे आवाम को 45 देता है जी, बिल्कुल। आप और ये पूरा मरहला ना आप ही लोगों ने सबको सिखा भी दिया है, आपकी जमात ने, मतलब आम बच्चे को पता है, ठीक है, कि फॉर्म 45 47 में क्या फर्क है। सवाल ये है जो इस वक्त तनकीद बन रही है, जो तनकीद है वो ये है कि आखिर कितने हलकों को फिर आप लोगों ने चैलेंज किया है? आप लोग कहते बहुत कुछ है, लेकिन केसेस आप लोगों ने कम किए हुए हैं, ये आपके मुखालफीन कह रहे हैं। ये मुखालफीन जरा अपना कुछ थोड़ा सा इलाज करवा लें, जरा जाकर देखें कि पंजाब में कितनी इलेक्शन जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास कितनी जो है हमारी जो है एतराज़ात कितने हलकों पर मौजूद हैं, और उसी के हिसाब से अगर इन्होंने ट्राइब्यूनल बनाने हैं तो फिर ट्राइब्यूनल के पास कितने 350 जो है वो, इतनी तो सीटें भी नहीं है टोटल। तो हमारे एतराज़ात माफ़ कीजिएगा 100 नेशनल असम्बली पर हैं, और सूबाई असम्बली जो सारे पाकिस्तान में है, यानी पंजाब खुसूसन, उसमें भी हमारे अगर एतराज़ात, तो हमारा तो एतराज़ ये है कि 2 आपने हाई कोर्ट के सिर्फ जज जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए मुख्तस किए हैं, वो तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर अगले इलेक्शन तक वो उसे चलाते रहेंगे, क्योंकि वो हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर उन्होंने अपना जुडिशियल वर्क भी करना है, और कितना टाइम वो दे पाएंगे इनको।
सो ये तो हमें काबिल कबूल नहीं है। हम इसीलिए कहते हैं कि खुदारा आपके पास फॉर्म 45 हमारे सारों के पास मौजूद हैं, सिर्फ पीटीआई के पास नहीं, सारे आप बाकी जमातें भी देख लें, उनसे भी ले लें। बिल्कुल सही। रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला जो महफूज है, हिफाजत में रखा गया है, सरदार साहब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हैं जो कि तहरीक इंसाफ के हैं। लेट्स सपोज वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इस दफ़ा कबूल होते हैं और इंतखाबी निशान मिल जाता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप तमाम लोगों की सेहत पर जो अब असेंबली में हैं? देखें, एक बात तो ये है कि ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात उनको नज़र आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इन्होंने चैलेंज करके मुस्तरद किया है। हत्ता कि ANP के जिनके इन्होंने एतराज़ात समझ के मुस्तरद किए, उनको भी 2 महीने का दे दिया कि आप 2 महीने के बाद अंदर करवा लें, आपका निशान बदस्तूर है और आप सियासी जमात के तौर पर भी पार्लियामान में और असेंबलियों में रहेंगे। उनके साथ एक दोहरा मेयार किया गया। हमारे लिए जो है ये 2 मरतबा मुस्तरद की गई, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट तक हमें मुस्तरद किया गया, और ये अनहोनी बात है। और अब फिर जब हमने एक इलेक्शंस करवा दिए तीसरी मरतबा, इसमें भी हमारे चारों जो है वो बिला यानी मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बैरिस्टर जो है गौहर चेयरमैन हो चुका, उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल हो चुके, और चारों हमारे ओहदेदार, बाकी यहाँ KPK के कुछ सूबों के रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे, और उसके बाद हम वो प्रोसेस जो है वो जमा करवा देंगे इलेक्शन कमीशन के पास। मुझे हैरत होती है कि इलेक्शन कमीशन कब से हेडमास्टर बन के उसको जो है वो उस पर अपीलेट अथॉरिटी बन के बैठ गई है। या तो बाकी सारों का भी देखें, नवाज शरीफ के मुकाबले में कभी कोई लड़ा है? शहबाज शरीफ क्या बिला मुकाबला नहीं हुआ? मरियम नवाज क्या बिला मुकाबला नहीं हुई? तो अब अगर इमरान खान को माइनस करना मकसूद है तो ये तो काबिल कबूल अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने 8 फरवरी को अपना बड़ा 2 टोक जो है अपना फैसला सुनाया। अच्छा। अवाम ने 9 मई को मुस्तरद किया। हाँ। अवाम ने जो है पाकिस्तान माइनस इमरान खान मुस्तरद किया। अवाम ने जो है सजाएं इमरान अच्छा, खान अब यहीं पर रुक जाए सरदार साहब, आपने कहा अवाम ने मुस्तरद किया, 9 मई को मुस्तरद किया, और दूसरा आपने जो कहा, मैं आपको ये बताते चलूं कि मुर्तज़ा सुलंगी साहब अब से कुछ देर पहले, आपके आने से पहले हमारे साथ थे, और उन्होंने बताया कि वो जो कमेटी तश्कील दी गई थी निगरान हुकूमत ने, जिसमें मास्टरमाइंड और सहूलतकार ऑफ 9th में उसके हवाले से जो तहकीकात होनी और वो पूरे सजेशंस देने, वो मुकम्मल हो गया। 14 दिन में तो नहीं हो सका जैसे कि कहा गया था, लेकिन हो गया है, और आने वाली हुकूमत को ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। तो वो तो 9 मई को अभी दफन करने को तैयार नहीं है। हाँ, ये आपका क्या ख्याल है? असेंबली का आपने 2 दिन का देख नहीं लिया कि वो तो माजरत खान ही नहीं है, शर्मिंदा थे, और अपना वोट दे के इस तरह भागते थे, हाउस छोड़कर इस तरह से जाते थे कि उनके पीछे नारे लगते थे। तो आप क्या ख्याल है कि ये इनके अंदर इतनी सकत है जो चोर दरवाजे से बैकडोर से पावर में इंस्टॉल किए गए हैं, लाए गए हैं या मुसल्लत किए गए हैं? आपका क्या ख्याल है कि उनमें इतनी जान और ताकत होगी कि वो इस पर कोई ऐसा फैसला कर सकें, जबकि KPK के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि 7 दिनों के अंदर ये जो 9 मई वाले सारे केस को दफन करके ख़त्म करो। और सो आपने देख लिया कि अवाम की जो है वो नब्ज किस चीज़ पर है। अच्छा, और एक और चीज़ है सरदार साहब कि ये जो अवाम की नब्ज का आपने जिक्र किया, जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उसके बाद जो नतायज सामने आए, बड़ी डिस्कशन चल रही है इस वक्त कि ऐसा लगता है कि हवाओं के जो रुख हैं वो अगर तब्दील नहीं हुए तो वो ज़रा थोड़ी हवाएं थम सी गई हैं, और उसके हवाले से जो रिलीफ का जिक्र किया जाता है कि जैसे इमरान खान साहब को भी एक केस के अंदर जमानत मिल गई, यास्मीन राशिद साहिबा को जो इतने दिन से असीर थी उनकी जमानत का गुज़िश्ता रोज़ हुआ। आपको लगता है कि कहीं बर्फ पिघल रही है? नहीं, देखें, ये तो लामहला हर एक पर असर होगा इसका, चाहे अदालतें जो मर्जी आप कह लें कि वो इंसाफ कानून के मुताबिक करती हैं, लेकिन वो असरात से मुबर्रा नहीं हो सकती हैं। अवाम ने अगर इतना हैवी मैंडेट दिया है और सारी दुनिया को पता है
कि कितना हैवी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में उन्होंने दिया है, तो इसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इसके असरात लामहला अदलिया पर भी और इनके अपने मुक्तदर हलकों पर भी इनके ऊपर यकीनन होगा। आखिर एक शख्स नहीं होता है, इनकी भी एक बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलके बैठते हैं और फैसले करते हैं। उनके अपने दरमियान ये होगा कि हम अवाम के जो है ख्वाहिशात, उमंगों और उनके फैसले के बरअक्स अगर कोई चीज़ करेंगे तो वो अवाम से वफादारी नहीं, अवाम से गद्दारी मुतसवर होगी। और आइन आप बड़ा वाज़ेह है आर्टिकल 7 और आर्टिकल 5 में, वफादारी सिर्फ अवाम के साथ ही जो है लाजिम और वाजिब है हर एक पर। अगर अवाम का आप ख्वाहिशात और उनके फैसले, क्योंकि अवाम अदालती फैसले को भी मुस्तरद कर सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं, जहां लेजिस्लेशन कर सकती है, जहां कानून कर सकती है, जहां आइन को तरमीम कर सकती है, अवाम फैसलों को भी मुस्तरद कर सकती है अगर वो समझती है कि नाजायज़ जो है ये सज़ाएँ की गई हैं, जो सारी दुनिया जानती है कि नाजायज़ की गई हैं। क्योंकि जिस तरह बुलडोज किए गए हैं ये फैसले, और इद्दत वाला तो शर्मनाक फैसला है जिस पर उल्टा बजाय उनको समझते थे कि शायद लोग घरों में बैठ जाएंगे और लोग समझेंगे कि ये बागी भी है और ये गद्दार भी है और ये करप्ट भी है। वाकई मतलब जितनी खवातीन पूरे पाकिस्तान की जिन्होंने रिएक्ट भी किया इसके ऊपर कि उसकी तो खैर मिसाल नहीं मिलती। आप मुझे ये बताइएगा सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब को आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब के हवाले से ये बयान आया था कि उन्होंने भी कहा है कि ये जो है वो, जी बताइए, आप बताइए। मैंने खुद उनके कागजात नामजदगी मैंने ही दाखिल करवाए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू मैंने खुद बतौर उनके वकील के पेश किए हैं। और उनकी जो तकरीर थी कल वाली वो भी सुनने लायक थी। उन्होंने यही कहा कि अगर अवाम ने किसी को मैंडेट दिया है तो उसका एहतराम कीजिएगा, और जिन लोगों को आपने पाबा सलासिल कर रखा है बशमूल इमरान खान के, उनको फ़ौरन मुखलसी होनी चाहिए। औरतें, बच्चियां जो है वो भी 8-8, 9-9 महीने से जो है मुक़य्यद हैं, उनको ज़रूर रिहाई इमीडिएटली होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा ये अवाम फैसला करे कि क्या अवाम सुप्रीम है या कोई और तबका और जो है हल्का है जो मुक़्तदिर है। सो उन्होंने कहा ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर इस ऐवान ने कानून साजी करनी है, इस ऐवान ने फैसले करने हैं, इस ऐवान ने को हक के हुक्मरानी हासिल है, सो हमने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक छोटे सूबे के एक जय्यद हमने जो है सियासी लीडर को हमने जो है मुनासिब समझा कि उसको सदारत के लिए मुंतखब किया जाए ताकि उनके जो है महरूमियों का इजाला हो सके। ठीक है, एक छोटे सूबे की महरूमी का आपने जिक्र किया कि इसलिए महमूद खान अचकज़ई साहब आपके उम्मीदवार हुए, लेकिन क्या आरिफ अलवी साहब आईनी तौर पर वैसे दोबारा उम्मीदवार बन सकते थे? देखें, आईनी तौर पर कोई कदगन नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो तो कभी ज़ेर बहस आए ही नहीं। इसलिए मैं इस बात का क्या जवाब दूं, वो अंडर कंसिडरेशन किसी स्टेज पर आए ही नहीं। हाँ, अलबत्ता आज मैंने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कागजात नामजदगी थी उस पर भी उमर अयूब की जानिब से मैंने एतराज़ किया कि ये इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। हमारी पार्टी सारी मौजूद थी जब हमने स्पीकर साहब से, अयाज सादिक साहब जो इस प्रोसेस की स्क्रूटनी के प्रोसेस की जो है वो पार्लियामान हाउस में इसका वो कर रहे थे, सदारत कर रहे थे, तो उसमें मैंने एतराज़ किया कि ये इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं, इसलिए कि ये इलेक्शन जीते नहीं हैं, ये इलेक्शन लाहौर से हारे हैं। और इनका जो है हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, जिनको हारे हुए को ये जिताया गया है। इसलिए ये अवाम के जब अपने हलके के तर्जमान नहीं हैं और ये कौमी असम्बली में बैठना भी इनका कानूनी और आइनी तौर पर न बनता था, घुस बैठिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं,
उन लोगों के लिए। अच्छा। तो इसलिए हमने ये कहा कि चूंकि ये मेंबर ही नहीं है अपना नेशनल असेंबली के आईनी और कानूनी तौर पर, जिसका हमने न सिर्फ वावेला कर रखा है बल्कि पहले दिन हमने बिल्कुल इसका मतलब ये है पे उठाया। और बिल्कुल इसका मतलब ये खोसा साहब, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी राइड। अगर शहबाज शरीफ साहब कल मुंतखब हो भी जाते हैं और हुकूमत तश्कील होती है, तो आप लोग जब तक जो भी आपकी ग्रीवेंसेज हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसका अज़ाला नहीं होता, ये मामला हमें नजर आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब फॉर बीइंग विद अस। फोकस यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे सैयद नवीर कमर साहब। जरदारी साहब को जो वोट्स दरकार हैं उसमें क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी का साथ देगी? वेलकम बैक। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए जो आज फॉर्म्स जमा करवा दिए गए हैं, उसके उम्मीदवार आसिफ जरदारी साहब, जो कि हुकूमत में बैठने वाली जो जमातें हैं, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, तो मुश्तरका कैंडिडेट हैं। लेकिन क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि इस हुकूमत का इत्तेहाद में होगी, इत्तेहादी जमात के तौर पर होगी, उसके साथ क्या मामलात है, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं सैयद नवीद कमर साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नवीद कमर साहब, ज़ाहिर है PMLN और पीपल्स पार्टी तो वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये कागजात जमा कराए जा रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब के लिए एज द कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंसी। लेकिन क्योंकि सेनेट, ये भी खबरें हैं, सेनेट की जो नशिस्तें खाली हैं, तो ईच एंड एवरी वोट विल काउंट। तो क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि अभी तक जो भी आप लोगों की पावर शेयरिंग फॉर्मूला है वो पीपल्स पार्टी और PMLN में मुलाकातें हुई हैं। यूं लगता है तो आप दोनों सिंध में, लेकिन ना MQM और पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे रवाबित फॉर्मली तो हमें नजर नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी इलेक्शन जब होता है तो आप स्टार्ट करते हैं, जो आपकी अपनी एक वोटिंग स्ट्रेंथ होती है, और फिर आप जाके कैंपेन करते हैं और अपने इन दिस केस एलाइड पार्टीज और बाकी पार्टीज से जो है वो वोट मांगते हैं। सो द सिमिलर प्रोसेस विल स्टार्ट हियर। कुछ तो वोट्स आपने जैसे देखा कि सिक्योर्ड हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन में मसलन MQM ने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया। सो हम जाहिर है कि उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और बाकी पार्टीज इंक्लूडिंग GIUI वगैरह सबसे भी बात करेंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया ड्यूरिंग द स्पीकर इलेक्शन। और बलूचिस्तान की कुछ पार्टीज हैं, उनसे भी जो है वो राब्ता कुछ के साथ हो गया है कि पी में भी, और सिमिलरली उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी सुन्नी इत्तेहाद ने पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है अपना कैंडिडेट सामने लाने का, तो परहैप्स वो दैट वुड बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा नवीद कमर साहब, क्योंकि अभी तक जाहिर है PMLN और पीपल्स पार्टी तो ऑन बोर्ड है, ये आपने कहा बिल्कुल कि डेप्यूटी स्पीकर के लिए कोवर्टली MQM ने जरूर आप लोगों के हक में वोट डाला, बट ये एवरी वोट डज काउंट फॉर दिस इलेक्शन, इसलिए क्योंकि सेनेट की भी तो 10 नशिस्तें हैं जो कि खाली हैं, तो जाहिर है कि हर वोट जो है वो कीमती है इस वक्त। देखिए, सेनेट की जो 6 सीट्स खाली हुई हैं वो तकरीबन सारे लोग और जगहों पे एडजस्ट हुए हैं। मसलन एक तो इस्लामाबाद की जो सीट है उसमें गिलानी साहब सेनेटर थे, लेकिन अब सेनेट की बजाय वो MNA हैं, तो वो काउंट यहाँ पे एज MNA होगा। सिमिलरली जो बलूचिस्तान वाली सीटें हैं, बलूचिस्तान जो MPs बन गए हैं, वो भी बलूचिस्तान से जब वोट देंगे तो वो वोट बराबर होता है प्रोविंशियल असेंबली में, और जो नेशनल असेंबली और सेनेट के बराबर होता है, तो देयर इज नो चेंज देयर। सिर्फ सिंध में जो 2 सेनेटर्स गए हैं, सिंध असेंबली के MPs बनेंगे, तो वो सिंध एज MPs वोट करेंगे, जिसकी फ्रैक्शन फुल से कुछ कम है। सो एट द मोस्ट यस, एक वोट का फर्क पड़ता है। अच्छा, तो नवीद कमर साहब ये बताइए कि गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि PMLN और MQM में एक मुआहिदा भी हुआ बल्दियाती हुकूमत के हवाले से, और वो आईनी तरमीम के लिए एक तरह से उन्होंने अग्रीमेंट किया है PMLN ने,
क्या पीपल्स पार्टी भी इसमें ऑन बोर्ड है? देखिए, ये मुआहिदा हुआ है पीएमएलएन का एमक्यूएम के साथ। वो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि ये हम इस वक्त सिर्फ पीएमएलएन के साथ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी दो हम मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि इस वक्त वो बाकी जब असेंबलियां बैठेंगी तो फिर ये जो है आइडिया वो वहाँ पे फ्लोट होगा। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की एज सच कोई कमिटमेंट इस इशू पे नहीं है। सेकेंडली, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मौजूदा जो असेंबली है उससे कराना उस लिहाज से भी मुश्किल होगा कि किसी पार्टी के पास भी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कोई भी अमेंडमेंट पास करा सके। तो इसका मतलब कि ये जो सोच रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये आईनी तरमीम जरूर कराएगी, बिकॉज ये उनका देरीना जो है एक तरह से तकाजा भी है, और वो समझते हैं कि अगर ये उन्होंने अचीव कर लिया तो सब कुछ अचीव कर लिया। कम से कम इन 5 सालों में आप समझते हैं मुमकिन नहीं हो पाएगी? इस असेंबली की जो मुद्दत है उसमें मुझे इस वक्त मुश्किल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस और एनी अदर होते हुए मुश्किल लगता है, क्योंकि यहाँ सिंपल मेजॉरिटी जरूर है गवर्नमेंट के पास, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। ओके, नवीद कमर साहब, ये गवर्नर सिंध के हवाले से बड़ी खबरें भी हैं, गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद मौजूदा गवर्नर जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है कि कंटिन्यू किया जाए, उसके लिए राजी नहीं है। नहीं, कोई मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब कल बिलावल साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पे दे दिया था कि जी हमने किसी इंडिविजुअल पे कोई एतराज नहीं किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमसे कमिटमेंट हुई थी वो पीएमएलएन जो है वो पूरी करे, और वो उस कमिटमेंट में ये था कि ये गवर्नर का स्लॉट जो है वो पीएमएलएन को जाएगा, नॉट एनी अदर पार्टी। बहरहाल ये दिस इज समथिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर और जो पीएमएलएन की टीम है उन्होंने वर्कआउट करना है कि सारे मामले को किस तरह से सुलझाया। तो नवीद कमर साहब, अगर पीएमएलएन, बिल्कुल ये हमें भी पता है कि आप लोगों में जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला हुआ उसमें ये था कि गवर्नर सिंध का जो स्लॉट है वो पीएमएलएन को जाएगा। अगर उनके कैंडिडेट, उनकी चॉइस ही अगर देखें ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ना पूछे। जाहिर है कि उनके हवाले एक सीरियस मामला है, उन्होंने सबको बिठा के कोई न कोई इसका हल निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवीद कंवर साहब फॉर नॉट आंसरिंग दिस वन। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।